नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्र टीचर रिश्ते का किया जिक्र। रिजर्व पदों पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, यूजीसी की मसौदा गाइडलाइन पर क्यों उठा विवाद। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, लालू यादव की दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य ने किसी दी धमकी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों और शिक्षक के रिश्तों का जिक्र करते हुए एक दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि टीचर का छात्र से रिश्ता केवल जॉब वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवर्तन करने वाला होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक ऐसी बात कही जो आपके दिल को भी छू जाएगी। पीएम मोदी ने टीचर और छात्रों के बीच आपसी रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर साल भर छात्र और शिक्षक के बीच नाता रहे तो स्टूडेंट्स का एग्जाम के वक्त तनाव की स्थिति खत्म हो जाएगी। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने छात्र और शिक्षकों के रिश्तों का पैमाना भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी टीचरों से पूछता हूँ कि भाई आप 30 साल से टीचर है, जो बच्चे पहली बार यहाँ से पढ़ाई करके गए वो बड़े हो गए होंगे और उनकी शादी भी हो गई होगी। क्या आपका कोई छात्र अपनी शादी का कार्ड देने आया था? 99% टीचर मुझे कहते हैं कि नहीं, कोई छात्र नहीं आया। मतलब हम केवल जॉब करते हैं, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब बदलना या जॉब करना नहीं, बल्कि जिंदगी को संवारना है, छात्रों को सामर्थ्य देना, और वही परिवर्तन लाता है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ये नाता आपका छात्र के साथ रहा तो उसका परीक्षा के वक्त तनाव की स्थिति खुद ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि टीचरों को बच्चों की सफलता पर जाकर उसे बधाई भी देनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि आप में कई टीचर ऐसे होंगे, जब उसका कोई छात्र अच्छा करता है उसके घर जाकर परिवार में बैठकर मिठाई खाने की मांग करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस छात्र के माता पिता को और ताकत मिलेगी। परिवार भी सोचेगा कि यार बच्चे की हमें ये ताकत तो मालूम ही नहीं थी। इसके अलावा टीचर ने जो बताया उस पर और ध्यान देने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीचर को केवल परीक्षा वाले समय के बारे में सोचने से निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि किसी भी टीचर के मन में जब ये विचार आता है कि मैं छात्र के इस तनाव को कैसे दूर करूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि टीचर के मन में परीक्षा का कालखंड है। अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले उस नाते को करेक्ट करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आपका स्टूडेंट के साथ नाता बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही साल के पहले दिन क्लासरूम में पहुंचते हैं, उसी दिन से परीक्षा आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे फिर लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होगा। दूसरा,
कि जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आज नहीं तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जितना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई, कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा। फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है यार देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा। तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व खाली पदों पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे पद अनारक्षित घोषित किया जा सकते हैं। यूजीसी की तरफ से एक मसौद दिशा निर्देश में इस बात का जिक्र किया हुआ हंगामा ही खड़ा हो गया। यूजीसी की तरफ से उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश के तहत इस बात का जिक्र किया गया था। हालांकि विपक्ष की आलोचना के साथ ही विरोध बढ़ा तो सरकार से लेकर यूजीसी की तरफ से भी इस पर सफाई आ ही गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया। इसमें प्रस्ताव था कि अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में देशों के तहत एससी, एसटी या ओबीसी के लिए रिजर्व रिक्ति को एससी या एसटी या ओबीसी अभ्यर्थियों के अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि हालांकि एक रिजर्व रिक्ति को अनरिजर्व रखने की प्रक्रिया का पालन करना अनारक्षित घोषित किया जा सकता है, इसके बाद इसे अनरिजर्व रिक्ति के रूप में भरा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट भर्ती के मामले में रिजर्व रिक्तियों को अनरिजर्व घोषित करने पर प्रतिबंध है। हालांकि ग्रुप ए सर्विस में जब कोई रिक्ति सार्वजनिक हित में खाली नहीं छोड़ी जा सकती, ऐसे में इस तरह के दुर्लभ और असाधारण मामलों में संबंधित यूनिवर्सिटी रिक्ति के रिजर्वेशन को रद्द करने का प्रस्ताव तैयार कर सकता है। इस मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने विरोध किया। छात्र संघ की तरफ से इस मामले में यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बात भी कही गई। इसके अलावा कांग्रेस ने भी मसौदा दिशा निर्देशों की आलोचना की। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में पदों पर एससी, एसटी और ओबीसी को दिए गए आरक्षण को समाप्त करने की साजिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के मुद्दों पर केवल प्रतीक की राजनीति कर रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से रविवार को डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। यूजीसी ने दावा किया कि अंतिम नियम पुस्तिका में कोई अनारक्षित से संबंधित सेक्शन नहीं होगा। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि यह स्पष्ट करना है कि अतीत में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों यानी सीईआई में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई अनारक्षित नहीं किया गया है और ऐसा कोई पद अनारक्षित नहीं होने जा रहा है। सभी संस्थान के प्रमुखों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग सभी पद ठोस प्रयासों से भरे गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नवंबर 2023 में उच्च शिक्षा संस्थानों यानी HEIS में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए अंतिम मसौदा दिशा निर्देश 28 जनवरी की समय सीमा के साथ प्रतिक्रिया के लिए सभी संस्थानों के प्रमुखों को वितरित किए गए थे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में सभी पदों के लिए CEI में आरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि ये केवल मसौदा दिशा निर्देश थे। प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्करण में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि मसौदा संस्करण में आरक्षण पर एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट शामिल है। कमेटी ने आरक्षण पर कुछ सिफारिशें की होगी, लेकिन इन्हें बाद में जारी किए जाने वाले अंतिम दिशा निर्देशों में शामिल नहीं किया जाएगा। विवाद के मूल में मसौदा दिशा निर्देशों में अनारक्षित पर अध्याय X है। यह कहता है कि रिजर्व सीट को अन्य रिजर्व करना दुर्लभ और असाधारण मामलों में प्रभावी किया जा सकता है। यह उस स्थिति में हो सकता है जब ग्रुप ए सर्विस में एक रिक्ति को सार्वजनिक हित में खाली रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मसौदे में कहा गया है कि ऐसे मामले में संबंधित विश्वविद्यालय रिक्ति को अनारक्षित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर सकती है। इसमें कहा गया है कि ग्रुप सी या डी के मामले में आरक्षण रद्द करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पास जाना चाहिए। ग्रुप ए या बी के मामले में अंतिम मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जाते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी ऑफिस में तलब कर लिया गया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के साथ पूछताछ के लिए पटना की ईडी ऑफिस में पहुंचे। इससे पहले लालू यादव की सबसे दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि अगर उनके पापा को खरोच आई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी ने सोमवार को ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए। रोहिणी ने लिखा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ CBI और ED और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते। रोहिणी ने आगे लिखा कि सबको पता है कि पापा की हालत क्या है, बिना सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं जाने दिया। मीसा दी या उनके एक सहायक को, प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। इससे पहले बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले जनता दल यानी यू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि 18 महीने से भी कम समय पहले वह जिस महागठबंधन और विपक्षी गुट इंडिया में शामिल हुए थे उसमें उनके लिए स्थितियां ठीक नहीं लगी और चीजें अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक कचरा वाहन की तस्वीर साझा करते हुए कहा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। रोहिणी ने अपने एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश के बिहार विधानसभा में महिला को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर दिए गए बयान को साझा करते हुए कहा, थूक कर चाटने वाले नेता खुद को ना समझे सूरज जैसा। उन्होंने अपने भाई और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक वीडियो साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, खुद के साथ साथ बिहार का हौसला भी बढ़ाएंगे। इससे पहले उन्होंने बृहस्पतिवार को भी नीतीश कुमार पर परोक्ष रूप से विवादित टिप्पणी की थी और बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। बाद में आरजेडी ने दावा किया था कि रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, न कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजस्थान में बीजेपी सरकार का पर्ची वाला मुद्दा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको लेकर सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में एक बार फिर कांग्रेस ने पर्ची को लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीना को जमकर घेरा। राजस्व मंत्री को एक जवाब के सिलसिले में पर्ची भिजवाई गई थी। इसको लेकर कांग्रेस विधायक जमकर हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री को पर्ची भिजवाने पर नाराजगी जताते हुए हमला किया और कहा कि क्या मंत्री जवाब देने में सक्षम नहीं है। विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने
चकबंदी और सर्वे का काम कर रही कंपनी का नाम पूछा। इस पर राजस्व मंत्री हेमंत मीना जवाब देने में अटक गए। उन्होंने पुराना ही जवाब पढ़कर सुना दिया, लेकिन वह कंपनी का नाम नहीं बता पा रहे थे। इस बीच राजस्व मंत्री के पास एक पर्ची भिजवाई गई जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था। मंत्री ने कंपनी का नाम तो बता दिया, लेकिन इस पर्ची को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सदन में मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री पर्ची भेजकर जवाब दिलवा रहे हैं। राजस्व मंत्री खुद जवाब देने में सक्षम नहीं है क्या? इस पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्री के जवाब पर कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऊर्जा मंत्री को घेरते हुए कहा कि मंत्री के पास सवालों के जवाब नहीं है, एक रटी रटाई लाइन पकड़ रखी है। 5 साल में काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ तो सदन में बहस करवा लीजिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा कि सरकार कांग्रेस राज में क्या हुआ उस पर चर्चा करने को तैयार है, आप आधे घंटे की चर्चा कर लीजिए। इस दौरान काफी देर तक हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी को पर्ची के मुद्दे पर लगातार घेरती जा रही है। पिछले दिनों भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के दौरान दिल्ली से आई पर्ची काफी सुर्खियों में रही। इसको लेकर कांग्रेस की गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर कई हमले किए। उन्होंने बीजेपी को पर्ची की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पर्ची से ही सब काम होता है, यहाँ पर्ची आती है और निर्णय हो जाता है। इस दौरान टीकाराम जूली ने कहा था कि राजस्थान के सारे फैसले दिल्ली में होते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र सरकार मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को शांत करने में सफल रही। मनोज जरांगे की मांग मान ली गई, लेकिन यह स्पष्ट है कि राज्य में बीजेपी गठबंधन के बीच मतभेद शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि वह मराठा समुदाय के लिए आरक्षण से सहमत नहीं है। इससे पहले छगन भुजबल ने भी एकनाथ शिंदे के फैसले पर आपत्ति जताई। छगन भुजबल ने तो ओबीसी नेताओं की बैठक तक बुला डाली। एक सुर में कहा गया कि यह ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय है। नारायण राणे ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर अपनी नाराजगी जताई। नारायण राणे ने कहा, मैं मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूँ। इससे राज्य में असंतोष पैदा होगा कि मराठा समुदाय जिसकी एक ऐतिहासिक परंपरा, उसका सफाया कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वह आज यानी 29 जनवरी को इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह देखा जाना बाकी है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मराठा आरक्षण पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने रविवार को कहा कि वह महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को मिल रहे सभी लाभ मिलेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने राणे पोस्ट में कहा कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों में अतिक्रमण होगा तथा इससे महाराष्ट्र में अशांति फैल सकती है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी मांग मान लिए जाने के बाद शनिवार को अपना अनिश्चितकालीन उपवास खत्म कर दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को प्राप्त सभी लाभ मिलेंगे। राणे ने कहा कि वह राज्य सरकार के फैसले को और आरक्षण के संबंध में मराठा समुदाय को उसके दिए गए आश्वासन को मंजूर नहीं करते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में पिछले दरवाजे से मराठों के प्रवेश पर सवाल उठाया है। कृषक समुदाय यानी कुणबी ओबीसी के अंतर्गत आता है और जरांगे भी सभी मराठों के लिए कुणबी प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जरांगे मराठों के वास्ते आरक्षण की मांग को लेकर अगस्त से आंदोलन कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ओबीसी की चिंताएं दूर करने का प्रयास करते हुए कहा है कि मराठों को बिना सबूत कुणबी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
महीने भर के खींचतान के बाद नीतीश कुमार आखिरकार एनडीए के हो गए। विपक्षी एकता की नींव रखने वाले नीतीश के अलग हो जाने के बाद अब विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के बाकी दलों के बिखेरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अलग राह पर चलने को बेचैन हैं। वहीं बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। इस बीच बिहार से अलग हुए झारखंड में भी बदलाव की बयार की आहट सुनाई देने लगी है। अब रामेश्वर उरांव ने बाबूलाल मरांडी की खूब तारीफ की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक समारोह में रविवार को पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जिस तरह से तारीफ की है, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि बिहार से अलग होकर बने झारखंड में भी बिहार की पुनरावृत्ति हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में रामेश्वर उरांव ने कहा, झारखंड अलग राज्य का उद्देश्य शोषण से मुक्ति था। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय से विकास का काम शुरू हुआ। उनके कार्यकाल की खासियत यही कि शासन प्रशासन और सरकार में बेईमानी नहीं के बराबर थी। वर्तमान समय में झारखंड आगे बढ़ता दिख रहा है, हालांकि विकास उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। झारखंड को बचाना है तो यहाँ के आदिवासियों को और मूलवासियों को बचाना होगा। निशिकांत दुबे ने साहस दिखाने के लिए उरांव को सराहा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अखबार में छपे रामेश्वर उरांव के बयान के लिए उनकी सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज नैतिक साहस दिखाया। उन्होंने बीजेपी सरकार व पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को सबसे ईमानदार बताया। रामेश्वर जी अब डूबते जहाज कांग्रेस को छोड़ने के सही समय में है। हेमंत सोरेन जी भी भ्रष्टाचारी सरकार को गिराकर आम जनता को राहत दीजिए। तो क्या झारखंड में भी बिहार की तरह होगा बदलाव? जी हाँ, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर बनने के बाद से ही खतरे के बादल मंडराते रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों के पाला बदल की अटकलें पहले से ही लगती रही है। बिहार की तरह ही झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है। 81 सदस्यों वाले विधानसभा में जेएमएम को 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इनमें 30 विधायक अकेले जेएमएम के हैं। कांग्रेस के 16 विधायक है। बीजेपी पिछले चुनाव में 25 सीट ही जीत पाई थी। उसके साथ आजसू पार्टी है जिसको 2 विधायक है। कई बार कांग्रेस विधायकों के टूटने की खबर आई। कोलकाता में कांग्रेस के 3 विधायक जब 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए तो कहा यही गया कि सरकार को हटाने के लिए बीजेपी की ओर से उन्हें प्रलोभन दिया गया था। यानी झारखंड में बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के विधायक पहले से ही रहे हैं। रामेश्वर उरांव के बयान से तो यही लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटालों में ईडी के रडार पर है। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए 10वीं बार समन जारी किया है। अब तो सूचना है कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने सोमवार को दस्तक भी दी है। हेमंत रविवार को चार्टर प्लेन से अचानक दिल्ली चले गए थे। 10वीं बार समन जारी करते हुए ईडी ने उनसे जानना चाहा था कि जमीन घोटाले की अधूरी जांच को पूरी करने के लिए 29 से 31 जनवरी के बीच वो कहां उपलब्ध होंगे। वे खुद ईडी दफ्तर आएंगे या ईडी की टीम उनके घर पूछताछ करने पहुंचे। कमाई के लिहाज से बॉक्स ऑफिस पर पिछले साल बॉलीवुड का खूब भौकाल रहा। बॉलीवुड की कई फिल्में इस तरह हिट हुई कि उनके सामने साउथ की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। प्रभास की सलार और रजनीकांत की जेलर जैसे कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो साउथ की लगभग कई बड़ी फिल्में कमाल नहीं दिखा पाई। अब इस लंबे गैप के बाद एक बार फिर से पुष्पा का अगला वर्जन पुष्पा 2 लेकर तूफान मचाने आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन
अल्लू की इस फिल्म का पोस्टर सामने आ चुका है और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस की दहाड़ अभी से सुनाई देने लगी है। हालांकि इस फिल्म यानी पुष्पा 2 के साथ बॉलीवुड की एक धाकड़ फिल्म इसे टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 द रूल साल 2024 की मोस्ट एवरेट फिल्मों में से एक है। अल्लू की ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। फिल्म मेकर ने सोमवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए सिनेमा की रिलीज डेट से पर्दा उठाया है। इस पोस्टर में अल्लू का और भी खूंखार अंदाज दिख रहा है। फिल्म के पोस्टर पर 200 डेज टू गो लिखा नजर आ रहा है, यानी इसकी रिलीज में अब से 200 दिन बचे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की मेकिंग का काम जोरों पर है और मेकर्स इसे साल 2024 की सबसे बड़ी हिट बनाने में जुट चुके हैं। इस फिल्म को लेकर उम्मीद पहले से भी काफी जबरदस्त है और दर्शकों के बीच पुष्पा के बाद से ही इसकी चर्चा हो रही है। 21 में रिलीज हुई थी पुष्पा। याद दिलाते चले कि साल 2021 में पुष्पा द राइज की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद नेशनल अवार्ड विनर अल्लू अर्जुन मास्टर फिल्म मेकर सुकुमार के निर्देशित इस सीक्वल को लेकर खूब सुर्खियों में है। इस सीक्वल फिल्म में रश्मिका मंदाना और फहद फासिल भी होंगे। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 से होने वाली है जोरदार टक्कर। वहीं यह आपको ये भी बता दें कि ठीक इसी दिन रोहित शेट्टी की सिंघम फ्रेंचाइजी फिल्म सिंघम 3 रिलीज हो रही है। सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन अपने ऐलान के बाद से ही जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और विकी कौशल के नाम भी काफी चर्चा में है। अब देखना यह है कि बॉलीवुड के भारी भरकम इन सितारों की अल्लू अर्जुन से होने वाले इस टक्कर में जीत किसकी होती है।